मैं आपका साथी विवेक सचान, CLI इलेक्ट्रिक लोको, हेडक्वार्टर लखनऊ, आपके सामने ऑक्सिलरी कंट्रोल सर्किट को विस्तार से समझाने का प्रयास करूंगा। क्योंकि कई साथियों ने इस संदर्भ में मुझसे बोला था कि सर, जैसे आपने डीजे क्लोजिंग सर्किट या अदर दूसरे सर्किट समझाए हैं, उसी प्रकार से आप डीजे कंट्रोल ऑक्सिलरी कंट्रोल सर्किट के विषय में भी बताएं। और ऑक्सिलरी कंट्रोल सर्किट को समझने के बाद आपको पूरे ऑक्सिलरी जो हैं, आपकी जितनी कॉन्टेक्टर वाली ऑक्सिलरी हैं, उनको चलने का क्रम और किस प्रकार वो चलती हैं पूरा भली भांति पता चल जाएगा। तो साथियों, इसके लिए सबसे पहले जैसे ही हम HBA को 0 से 1 पे करते हैं, HBA को 0 से 1 पे करते हैं, तो बैटरी की सप्लाई फ्यूज CCA के माध्यम से आपके Q119 को इनर्जाइज करती है। देखिए, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है किस प्रकार Q119 एनर्जाइज होती है। तो जैसे ही आपने HBA को 0 से 1 पे किया और बैटरी की सप्लाई CCA फ्यूज के सही होने पर C101, C102 और C103 इनके NCI लगे हैं Q119 पे। चूँकि डीजे खुला हुआ है, सारे कंप्रेसर बंद हैं, तो उनके जो कॉन्टेक्टर हैं ये खुले हुए हैं, तो इनके NCI लगे हुए हैं। और इनके NCI के लगे होने पर सप्लाई सीधे Q119 पर आ जाती है। Q119 जो है आपकी 5 सेकंड की टाइम लैग है, 5 सेकंड की टाइम लैग है। और जैसे Q119 एनर्जाइज होती है तो ये अपना इंटरलॉक आपके व्यूल, उसके बगल में देखिए व्यूल के ऊपर लगा देती है। NOI व्यूल के ऊपर बैठ जाता है। तो इस प्रकार Q119 HBA को 0 से 1 पर करते ही फ्यूज CCA के सही होने पर Q119 एनर्जाइज होती है और Q119 का NOI व्यूल के ऊपर बैठ जाता है। और व्यूल के जो नीचे लिखे हुए हैं व्यूल 1, व्यूल 2, व्यूल 3, ये व्यूल को NC7 वाल्व भी कहते हैं, NC7 वाल्व भी कहते हैं। ये जो हैं व्यूल आपके कंप्रेसर, प्रत्येक कंप्रेसर के अलग अलग व्यूल होते हैं और ये प्रत्येक कंप्रेसर के डिलीवरी पाइपलाइन में लगे होते हैं। NRV से पहले डिलीवरी पाइपलाइन में लगे होते हैं। इनका कार्य है कि जब भी आप कंप्रेसर स्टार्ट करें तो ऑफ लोड स्टार्ट हो, यानी डिलीवरी पाइपलाइन कंप्रेसर स्टार्ट होते समय खाली होना चाहिए। इसके लिए व्यूल का इस्तेमाल किया जाता है। अन्यथा कंप्रेसर जब स्टार्ट होंगे तो डिलीवरी पाइपलाइन में ऑलरेडी ही प्रेशर मौजूद रहेगा, तो कंप्रेसर में बैक प्रेशर पड़ेगा और कंप्रेसर के जलने का खतरा हो जाता है। और ये इस प्रकार आपके व्यूल ऑपरेट होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आइए आप, ये सप्लाई आगे बढ़ी, आगे बढ़ने के बाद आप देखिए तीसरा ब्रांच देखिए डीजे का NOI लगा हुआ है। NOI यानी डीजे क्लोज्ड है, उसके बाद ही तो आरनो चला और उसके बाद आपकी ऑक्सिलरी चलती हैं। तो डीजे के क्लोज होने के कारण ये आपका NOI यहाँ पर बैठा है। उसके नीचे C118 का क्रोनोमेटिक इंटरलॉक लगा हुआ है, NCI टाइप का क्रोनोमेटिक इंटरलॉक। C118 क्या है? आरनो को स्टार्टिंग फेज देने का कॉन्टेक्टर है। और ये जो है आरनो को स्टार्ट करने के लिए अपना स्टार्टिंग फेज देता है। यानी कि जब आप डीजे बंद करते हैं तो उस समय C118 क्लोज होता है। Q118 के ऊपर इसका जो NCI लगा है ये ओपन हो जाता है और सही समय पर जब आरनो चल जाता है और सही समय पर ही कॉन्टेक्टर खुल जाए, इसके लिए 5 सेकंड की टाइम लैग है Q118 और 5 सेकंड बाद आपका C118 ओपन हो जाता है और जो NCI खुला था वो पुनः बैठ जाता है। और जैसे ही वो बैठता है, यहाँ पर आपका C118 का क्रोनोमेटिक इंटरलॉक बैठ जाता है। लेकिन ये 5 सेकंड का डिले है, यानी कि C118 जब एनर्जाइज हो जाती है और उसके बाद जब डी एनर्जाइज होती है, उसके बाद 5 सेकंड बाद ये बैठता है। यानी कि आपके लोगों के स्टार्ट होने के बाद, यानी कि डीजे बंद होने के, आरनो चलने के 5 सेकंड बाद सप्लाई सीधे Q100 में आती है और Q100 एनर्जाइज हो जाती है। यानी कि सप्लाई डीजे के NOI और C118 के क्रोनोमेटिक इंटरलॉक से होती हुई Q100 के जो सेल्फ का इंटरलॉक लगा है,
इससे होती हुई Q100 रिले एनर्जाइज हो जाती है। और जैसे Q100 एनर्जाइज होती है तो जो इसके ऊपर Q100 का सेल्फ का इंटरलॉक NCI लगा ये हट जाता है, लेकिन पैरेलल में RQ100 लगी हुई है। RQ100 जो रेजिस्टेंस है Q100 का, इसके द्वारा सप्लाई निर्बाध रूप से Q100 को प्राप्त होती रहती है और Q100 एनर्जाइज बनी रहती है। और जैसे ही Q100 एनर्जाइज होती है तो दो जगह अपना NOI बैठा देती है। एक ये देखिए C101, 102, 103 यानी कंप्रेसर के सर्किट पर ये बैठाला उसने, और दूसरा बैठालती है ब्लोअर के सर्किट में पे 105, 106, 107 के ऊपर ये बैठाल दिया उसने इंटरलॉक Q100, ये दो जगह इंटरलॉक बैठाल देती है। अब भाई आपने लोग को एनर्जाइज कर लिया, क्या हुआ? सबसे पहले Q119 एनर्जाइज हुई। Q119 ने एनर्जाइज होके व्यूल को एनर्जाइज कर दिया, इलेक्ट्रोवाल को, और साथ ही साथ क्या हुआ? Q100 एनर्जाइज हो गई। इतना काम हो चुका। इतना काम होने के बाद आपका कंप्रेसर आपको चलाने है तो आप क्या करते हो? आपने BLCP ऑन किया, तो जैसे ही आप BLCP ऑन करते हो तो सप्लाई नीचे आई और RGCP कट इन है। अगर कंप्रेसर बंद है यानी कि MR का प्रेशर 9.5 या कंप्रेसर अलग अलग के हिसाब से अलग अलग सेटिंग है लोगों की, तो 9.5 या 10 kg है तो फिर कंप्रेसर चलेंगे ही नहीं। RGCP कट ऑफ पोजीशन में रहेगी। RGCP कट इन में 8 kg प्रेशर MR का हो गया, RGCP कट इन आई और ये कांटेक्ट लगने की वजह से सप्लाई नीचे आई। सप्लाई नीचे आई और आपके Q100 ऑलरेडी एनर्जाइज है, NOI बैठा हुआ है, तो सप्लाई HCP की पोजीशन के अनुसार HCP के द्वारा आप कंप्रेसर सिलेक्ट करते हो, जो भी आपने सिलेक्ट कर रखा है उस हिसाब उसके अनुसार आपकी सप्लाई C101, C102, C103 इनमें जाना प्रारंभ हो जाती है और SCP के अनुसार आपके कंप्रेसर चलना प्रारंभ हो जाते हैं और आपका प्रेशर बनना शुरू हो जाता है। अब जैसे ही कंप्रेसर के कॉन्टेक्टर पिकअप करते हैं तो कंप्रेसर चलना शुरू हो जाता है। लेकिन इधर देखिए व्यूल ऑलरेडी एनर्जाइज हो चुका था, तो ये आपको बताया व्यूल कहाँ लगा है? डिलीवरी पाइप और NRV के बीच में। तो व्यूल के एनर्जाइज होने से इसके डायाफ्राम खुल जाते हैं, यानी एग्जॉस्ट पोर्ट खुली रहती है, तो कंप्रेसर चलना प्रारंभ हुए तो 5 सेकंड तक एग्जॉस्ट होती रहती है सप्लाई जो है आपकी एग्जॉस्ट होती रहती है, यानी कंप्रेसर तो चल रहे हैं लेकिन डिलीवरी पाइप की हवा जो है बाहर जाती रहती है। 5 सेकंड बाद आपकी जो है Q119 जब डी एनर्जाइज होती है, तो Q119 कैसे डी एनर्जाइज होती है आपको अभी आगे बताता हूँ। Q119 कब डी एनर्जाइज होती है कि ये जो है C105, C101, 102, 103 ये जो हैं NOI लगे थे ना, और जैसे ही कंप्रेसर के कॉन्टेक्टर पिकअप किए तो क्या हुआ? C101, C102, C103 या जो भी आपने SCP के द्वारा सिलेक्ट किए हैं कॉन्टेक्टर पिकअप किए, तो इनके जो NCI हैं, NOI नहीं सॉरी NCI खुल जाएंगे ना। ये खुल गए, जो भी खुले, तो क्या हुआ? Q119 को डी एनर्जाइज हो जाना चाहिए। Q119 तो डी एनर्जाइज होती है, लेकिन 5 सेकंड की टाइम लैग होने की वजह से एनर्जाइज बनी रहती है, यानी 5 सेकंड तक ये एनर्जाइज बनी रहती है। तो 5 सेकंड तक एनर्जाइज बनी रहती है तो ये NOI यहाँ बैठा रहता, NOI बैठा रहता है तो व्यूल एनर्जाइज रहता है, और व्यूल एनर्जाइज रहता है तो डिलीवरी पाइप की हवा निकलती रहती है। और 5 सेकंड बाद चूँकि कॉन्टेक्टर ये पिकअप कर चुके हैं और 5 सेकंड की लैग है, तो 5 सेकंड बाद अपने आप ये डी एनर्जाइज हो जाती है, NOI यहाँ से खुल जाता है, व्यूल डी एनर्जाइज हो जाता है। अब आपकी हवा NRV से होते हुए MR को जाना प्रारंभ कर देती है। और जैसे ही प्रेशर आपका 9.5 kg होता है, जैसे ही प्रेशर 9.5 kg होता है, RGCP ऑपरेट होती है और ये जो
आपका कांटेक्ट है, इधर से कट ऑफ होता है, यानी कि कंप्रेसर बंद हो जाते हैं। सप्लाई कट गई ना, तो जो सप्लाई इधर आ रही थी बंद हो गई, तो ये तो बंद हो जा गए कंप्रेसर। और जैसे ही बंद होते हैं तो क्या होता है, ये डी एनर्जाइज हो जाते हैं। सी यानी सी 101, 102, 103 खुल जाते हैं। तो एनसीआई बैठ जाते हैं, Q119 पुनः एनर्जाइज हो जाती है। और ये जैसे ही इधर खुलता है तो इधर बैठ जाता है, किधर, आपका कट ऑफ पोजीशन में बैठता है। और जैसे इधर बैठता है तो वीड को सप्लाई मिल जाती है और वीड एनर्जाइज हो जाती है। और वीड आप जानते हो क्या है, ऑटो ड्रेन वाल्व को सप्लाई मिलती है। ऑटो ड्रेन वाल्व एनर्जाइज हो जाते हैं और इनको वीड को जो प्रेशर मिलता है, यानी इलेक्ट्रिक प्रेशर और एयर प्रेशर लोगों के हिसाब से अलग अलग है कि MR मैक्सिमम में MR4 से दिया है, कुछ में MR3 से दिया है, कुछ में MR2 से दिया है। तो ये करते क्या हैं, वीड एनर्जाइज होके MR1 और MR2 की जो नमी है उसको ड्रेन करने का काम वीड करता है। ड्रेन करने का काम वीड करता है, नमी को बाहर निकालता है। कब तक, जब तक कि कंप्रेसर बंद रहते हैं, यानी RGCP कट ऑफ में रहती है। और जैसे ही प्रेशर आपका 8 kg होता है, आता है, तो ये कट ऑफ से RGCP किधर कट इन की तरफ आती है, कंप्रेसर चलना शुरू होते हैं, वी डी एनर्जाइज हो जाता है और जो नमी निकलने का काम बंद हो जाता है। यहाँ तक आपके समझ में उम्मीद करता हूँ आया होगा। इसके बाद इन केस ऑफ इमरजेंसी BLCP स्विच खराब हो गया, ये RGCP कट ऑफ में स्टक कर गई, तो क्या होगा, अब तो कंप्रेसर चलेंगे ही नहीं। और जब चलेंगे नहीं तो MR बनेगा नहीं, MR बनेगा नहीं तो गाड़ी कैसे चलेगी। तो इसलिए BLCPD स्विच दिया गया है। और ऐसी कंडीशन में आप क्या करते हैं, BLCPD को ऑन करते हैं। और BLCPD को ऑन करने पे देखिए सप्लाई सीधे Q100 से होती हुई C 101, 103, 102, 103 को मिलती है। यानी कि किया क्या आपने, RGCP को बाईपास कर दिया, अब सप्लाई डायरेक्ट इधर से आने लगती है। लेकिन होता क्या है, जब RGCP बाईपास हो जाती है तो कंप्रेसर जो ऑटोमेटिक ऑन और ऑफ हो रहे थे वो कार्यक्रम तो बंद हो गया। तो यानी अब ऑन और ऑफ करने का काम आपका है, यानी BLCPD को आपको ऑन और ऑफ करना पड़ेगा। कैसे, MR का प्रेशर को ध्यान में रखते हुए आपको अब गाड़ी काम करनी पड़ेगी। आप आवश्यकता अनुसार MR प्रेशर जब बढ़ जाए, 9.5 हो जाए तो BLCPD ऑफ कर दें, और जब 8 आ जाए तो BLCPD ऑन कर दें। इस प्रकार आप गाड़ी का संचालन करें। तो ये आपका कंप्रेसर सर्किट तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब आपको गाड़ी आगे भी तो चलानी है, तो गाड़ी चलानी है तो आइए पहले सीक्वेंस से चलते हैं। ये देखिए, ये सप्लाई आ रही है VEF को। VEF क्या है, एक आपका पैडल स्विच है। और इसका काम क्या है, जब गाड़ी चलाते समय आप A9 से ब्रेकिंग करते हैं तो क्या होता है, सिंक्रोनाइजिंग ना हो, यानी A9 से ब्रेक लगाने पर SA9 के द्वारा, यानी कि आपके लोको के ब्रेक सिलेंडर में भी प्रेशर जाता है, तो व्हील स्किडिंग की संभावना बढ़ जाती है। इसके लिए आपको बताया जाता है कि जब A9 इस्तेमाल करें तो PVEF को दबा दें, जिससे VEF डी एनर्जाइज हो जाएगा। और VEF को डी एनर्जाइज करेंगे तो क्या होगा, VEF को एनर्जाइज एनर्जाइज करते हैं, जिससे सिंक्रोनाइजिंग ब्रेकिंग नहीं होती है, तो आपको PVF दबाना पड़ता है। तो किस प्रकार ये काम करता है कि जब देखिए VEF को सप्लाई कहाँ से मिलती है, VEF को सप्लाई 2 जगह से मिलती है, एक थ्रू CCPT ये आ रही है और एक थ्रू CCA सीधे आ रही है। तो पहले मैं बात करता हूँ CCA के द्वारा ये सीधे सप्लाई आ रही है, ये आई, और ये सप्लाई आई, ये सीधे नीचे आ रही है। और CTF 1, 2 और 3 ये कहाँ पर है, देखिए ब्रेकिंग में है। तो जब आप ब्रेकिंग पे चले जाओगे ना, यानी कि जब आपको क्या हुआ, आपको रियोस्टेटिंग ब्रेकिंग करनी है तो MP को P पर रखते हैं।
तो CTF अपनी पोजीशन बदल देते हैं, यानी कि नीचे की तरफ हो जाते हैं। यानी ट्रैक्शन में CTF ऊपर और ब्रेकिंग में नीचे। तो ये CTF के जो ये इंटरलॉक हैं ये क्लोज हो जाते हैं ब्रेकिंग में। QB64 डी इनर्जाइज है क्योंकि आपका रिवर्सर सेट है। Q50 इनर्जाइज है। तो ये NOI बैठा हुआ है, NCI सॉरी यार, NCI बैठा हुआ है, तो सप्लाई सीधे आई। QRS आपकी इनर्जाइज है क्योंकि आपका क्या है, BP पूरा है, तो QRS इनर्जाइज रहती है। QRS को HBA को 0 से 1 पे करते ही थ्रू सप्लाई मिल जाती है फ्यूज CCPT से, तो QRS इनर्जाइज रहती है। ये आपको फ्यूज में बताया है कि QRS कब इनर्जाइज होती है। तो VEF आपका इनर्जाइज बना रहता है। इसी वजह से कहा जाता है कि रिओस्टेटिंग ब्रेकिंग करते समय PEVF दबाने की कोई आवश्यकता नहीं। क्यों? कि ऑलरेडी वो परमानेंट एनर्जाइज है। जब ऑलरेडी एनर्जाइज है तो क्या हुआ, सिंक्रोनाइजिंग ब्रेकिंग नहीं होगी। लेकिन जब आप ट्रैक्शन में होते हो तो आपको दबा के इसको एनर्जाइज करना पड़ता है सिंक्रोनाइजिंग को रोकने के लिए। तो ये आपको ब्रेकिंग का कॉन्सेप्ट समझ में आया कि VEF कैसे परमानेंट एनर्जाइज रहता है। लेकिन आप ट्रैक्शन पे चल रहे हो तो सप्लाई थ्रू CCPT आती है, और CCPT से सप्लाई आई। BL आपका अनलॉक है, यानी 1 या 2, यानी कि कैब 1 से हैं तो BL बॉक्स 1, कैब 2 से हैं तो BL 2। सप्लाई इधर से आई और ये सप्लाई इधर से आ रही है, ये देखिए ये। और आपने PBF दबाया, A9 का इस्तेमाल किया, PBF दबाया तो ये कॉन्टैक्ट पिकअप कर गया, सप्लाई नीचे आई और ये आई, और VEF आपका एनर्जाइज हो गया और VEF एनर्जाइज हो गया। यानी आपने PBF दबाया। क्यों दबाया? सिंक्रोनाइजिंग को आइसोलेट करने के लिए। तो A9 का आप इस्तेमाल करिए, PBF दबाइए। अब लोको ब्रेक नहीं लगेंगे। यानी कि आपको यहाँ मैंने फ्यूज में बताया था कि MP को P पर रखने पर अगर फ्यूज CCA मेल्ट होता है तो VEF की कॉइल में अर्थ फॉल्ट है, और ट्रैक्शन साइड में यानी कि PBF को दबाने पर CCA मेल्ट होता है तो CCPT में अर्थ फॉल्ट है। ठीक, ये हो गया आपका VF का कॉन्सेप्ट। अब यही सप्लाई फ्यूज CCA की आगे आ रही है। आपने क्या किया, कम ब्लोअर चलाने थे। ब्लोअर चलाने के लिए आपने BLVMT को ऑन किया, यानी ये BLVMT ऑन हुई, सप्लाई नीचे आई, ये आई, ये आई। Q100 आपको बताया है कैसे एनर्जाइज हुई थी, और Q100 एनर्जाइज हुई थी। तो क्या हुआ, ये NOI बैठा तो सप्लाई ये नीचे आई, ऐसे आई, और HVRH 1 या 3 पर है तो क्या हुआ, C107 पिकअप कर गया, सप्लाई मिली, C107 पिकअप किया, और जैसे ही C107 पिकअप किया कॉन्ट्रैक्टर MVRH का, C107 का NOI ये QTD 105 के ऊपर बैठ गया। ये देखिए C107 का NOI बैठा ना, C107 को सप्लाई सीधे मिली। BLVMT को ऑन करने पर MVRH चला, और MVRH चला, C107 पिकअप किया, उसका NOI QTD 105 पर बैठा। QTD 105 5 सेकंड की टाइम डिले रिले है। QTD 105 को सप्लाई मिली क्योंकि 5 सेकंड की टाइम डिले है। ये एनर्जाइज हुई 5 सेकंड बाद। क्यों? आपको बताया गया है आर्नो की सुरक्षा के लिए आपकी ऑक्सिलरी को 4 चरणों में चलाया गया है, तो एक साथ लोड ना पड़े आर्नो पर। तो C107 के बाद MVMT1 चलती है। कितनी देर बाद? 5 सेकंड बाद। कैसे? QTD 105 कैसे एनर्जाइज हुई ये आपको बताया, 5 सेकंड की टाइम डिले है। और जैसे ही QTD 105 एनर्जाइज हुई, इसने अपना NOI कहाँ बैठा दिया, ये कॉन्ट्रैक्टर C105 के ऊपर ये बैठाला। ये देखिए NOI यहाँ बैठा, और साथ ही साथ QTD 105 का एक NOI और यहाँ पर बैठता है। कहाँ? C105 के ऊपर। यानी कॉन्ट्रैक्टर C105 का जो NOI है इसी के पैरेलल में QTD 105 का भी NOI बैठ जाता है। यानी 2 जगह से सप्लाई मिलने लगी, और C105 पिकअप किया, MVMT1 चलना प्रारंभ हो गई। और जैसे ही C105 पिकअप करता है
तो क्या होता है, ये C106 के ऊपर, ये देखिए C106 के ऊपर ये अपना इंटरलॉक बैठा देता है। C105 पिकअप होता है और C105 पिकअप हुआ तो सप्लाई ये जो है C100 ये NOI यहाँ बैठा और यहाँ बैठा, तो सप्लाई एक तो आई C105 को मिली और दूसरी सप्लाई ये आई QTD 106 को मिली, और QTD 106 भी 5 सेकंड की टाइम डिले है। यानी कि फिर समझ लीजिए, सबसे पहले BLBMT को ऑन करने पर सप्लाई मिली C107 को। C107 के पिकअप होने पर NOI बैठा कहाँ, QTD 105 पर। QTD 105 5 सेकंड की टाइम डिले, QTD 105 एनर्जाइज हुई, इसने अपना NOI बैठाला C105 के ऊपर और साथ ही QTD 105 का एक NOI बैठा उसी के पैरेलल में ये। तो एक तो सप्लाई मिली C105 को यानी MVMT1 चली, और साथ ही साथ ये सप्लाई मिली QTD 106 को, ये भी 5 सेकंड की टाइम डिले है। सप्लाई यहाँ से आई, QTD 106 भी एनर्जाइज हुई, 5 सेकंड की टाइम डिले है, और ये 5 सेकंड बाद एनर्जाइज होती है। तो ये इसने अपना इंटरलॉक बैठाला, यहाँ ये बैठाला तो सप्लाई ये मिली और C106 पिकअप कर गया, और जैसे ही C106 पिकअप किया तो इसने अपना यहाँ भी पैरेलल में NOI बैठा दिया और आपका MVMT2 चलना शुरू हो गया। अब ये दोनों जगह पैरेलल में इंटरलॉक काहे दिए हैं, ये इस वजह से दिए हैं कि इन केस ऑफ इमरजेंसी C105 है इसमें कहीं चैटरिंग होने लगे, यानी कि इसके इंटरलॉक में चैटरिंग होने लगे तो आपके साथ समस्या होगी। ये इंटरलॉक मेकिंग ब्रेकिंग करेंगे तो ये हमेशा चलते रहेंगे, बंद होंगे, चलेंगे, बंद होंगे, जैसी भी समस्या आ रही है, तो जिससे कि आपके ब्लोअर लगातार चलते रहें। तो ये आपके पैरेलल में ये दे दिया गया है कि अगर ये कोई दिक्कत भी करता है तो सप्लाई यहाँ से निर्बाध रूप से जारी रहे। इसी प्रकार यहाँ भी दिया हुआ है कि ये दिक्कत करता है 105, तो ये सप्लाई इधर से निर्बाध रूप से जारी रहे, इस वजह से इसका प्रबंध किया गया है। अब ये बचा आपके पास ये इतना आइटम, ये सारा तो मैंने आपको बताया, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। अब क्या हुआ कि लोको पायलट ने गाड़ी चलाना के लिए क्या किया, रिवर्सर को सेट किया। गाड़ी चलानी है तो रिवर्सर को सेट करना है, BLVMT को ऑन नहीं किया। BLVMT ऑन करना महाराज भूल गए और रिवर्सर को सेट करके क्या किया, MP से एक नाच ले लिया, एक ले लिया, दो ले लिया, तो क्या होगा, BLVMT तो ऑन नहीं की हो तो ब्लोअर चलेंगे नहीं, और तुम भूल ही गए, और भूल गए तो 5 6 7 8 लगाए पड़े हो नाच, और BLVMT को किए पड़े हो ऑन यानी ओपन। तो लगा काम किसके, ट्रैक्शन मोटर के। तो इसकी भी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। कैसे, देखिए MPG को गाड़ी चलानी है तो फॉरवर्ड पर रिवर्स पे किया, तो क्या हुआ, ये कॉन्ट्रैक्टर यहाँ बैठ गया और ये बैठा तो सप्लाई नीचे आई, और ये लगा हुआ GR 1 से 32 क्लोज का इंटरलॉक। अब जब MP से 0 था तो ये खुला हुआ था, लेकिन आपने क्या किया, नाच ले लिया तो ये बैठ गया, और ये बैठा BLVMT तो खुला है, लेकिन इधर से सप्लाई सीधे मिली Q100, बता चुका हूँ पहले, एनर्जाइज है, NOI बैठा है, और ये आपकी सप्लाई नीचे आई, और जो अभी आपको बताया था उस हिसाब से ब्लोअर चलना प्रारंभ हो गए, ब्लोअर चलना प्रारंभ हो गए। इस प्रकार इसका औचित्य आपके समझ में आ गया होगा कि ये क्यों दिया गया है, BLVMT को ओपन करना, क्लोज करना यानी ऑफ करना यानी चालू करना, भूल गए और नॉच ले लिया तो इस प्रकार आपके ब्लोअर चल जाएंगे। लेकिन पैरेलल में C107 का देखिए दिया है ना NOI, अब ये काहे के लिए दिया है महाराज, ऐसे समझिए आपने क्या किया, ये तो खोले ही पड़े हो, और MP को 0 किया, MP को 0 किया तो क्या हुआ, ये फिर खुल गए, ये खुल गए तो क्या हुआ, आपके ये बंद हो जाएंगे ना, ये बंद हो गए तो ये तो बार बार करोगे, जय बाल्य हो गए, यही होता रहेगा। तो इसके लिए कि आपके ब्लोअर बंद ना हो, तो इसके लिए पैरेलल में C107 का NOI दिया गया है, और आपने MP को 0 पे किया, ये तो हट गया, लेकिन यहाँ से सप्लाई जो पहले आ चुकी थी
C107 एनर्जाइज हो गया था और C107 एनर्जाइज हुआ था तो ये NOI यहाँ बैठ गया, तो ये NOI तो बैठा रहेगा। तो ये जब बैठा रहेगा तो आपके ब्लोअर चलते रहेंगे। अब ब्लोअर को बंद करना है। आप BLVMT तो ऑलरेडी खोले पड़े हो, तो ब्लोअर कब बंद होंगे? जब आप रिवर्सर को 0 पर करोगे तो यहाँ से सप्लाई कटेगी, और जब यहाँ से कटेगी तो नीचे आएगी नहीं, चाहे ये लगाओ चाहे ये लगाओ, सब सप्लाई यहाँ से कट गई और आपके ब्लोअर बंद हो जाएंगे। ये औचित्य आपके समझ में आ गया होगा ये क्यों लगाया गया है और इनका क्या औचित्य है, ये आपके समझ में आ गया होगा। जैसे यहाँ पर पैरेलल में ये दिए हैं इंटरलॉक, C105 के पैरेलल में QTD 105 का, C106 के पैरेलल में QTD 106 का, इनके विषय में बताया। इसी प्रकार मैंने आपको इसके विषय में बताया। तो मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि जिस प्रकार आपको हमारे समझाए गए दूसरे सर्किट समझ में आए हैं, उसी प्रकार आपको ये ऑक्सिलरी कंट्रोल सर्किट, ये लेटेस्ट और सबसे बढ़िया सर्किट है। इस वजह से मैंने इस सर्किट को चुना, क्योंकि और भी सर्किट हैं जिसमें ये इन सब की व्यवस्था नहीं दी गई है। तो कभी आपको ये मिल जाए तो आप फिर कंफ्यूज होगे, उनमें सिर्फ इसी इंटरलॉक को दिखाया गया, ये दिखाया नहीं गया है। तो मैंने कहा वो बताओ कि आपके सामने अगर ये आ जाए तो आप कहोगे ये तो मुझे पता ही नहीं है। तो वो सर्किट बताने का प्रयास किया जिससे आपको किसी भी प्रकार का कोई सर्किट मिले आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आपको ये मेरा सर्किट समझ में आया होगा। अगर पुनः कहूँगा समझ में आया होगा, आ गया है, तो साथियों मुझे अप्रिसिएट भी करें। कैसे करें? लाइक करें, सब्सक्राइब करें, लोगों को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा देखें, समझें, और गाड़ी संचालन के दौरान आने वाली ट्रबल से को अति शीघ्र रेक्टिफाई करके लोग को फेल्योर बचाएं, लाइन डिटेंशन बताएं। धन्यवाद साथियों, नमस्कार, शुभ रात्रि। कितनी देर का है?